नर्वस सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है। अभी हम यहाँ पर ये फार्माकोलॉजिकल व्यू से हम इसे पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कौन-कौन से रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक कौन से हैं, मस्कुलिनिक कौन से हैं, मस्कुलिनिक की कौन-कौन सी टाइप्स हैं और इसके अलावा हमारे पास इनर्वेशन जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, वो स्टेप वाइज़ मैनर में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम का नाम है हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम का नाम है सिंपैथेटिक सिस्टम, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। एक का नाम है अभी यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो डिफरेंट है देन लास्ट लेक्चर। सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरे का नाम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम किसे कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किसे कहते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम हर उस सिस्टम का नाम है जो हमारे पास फियर, फाइट और फ्लाइट पर मेंटेन करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे पास रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग सिस्टम है। इसमें रेस्टिंग होती है और डाइजेस्टिंग होती है, उसका नाम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग पैरा हुआ, सिंपैथेटिक फियर फाइट फ्लाइट का सिस्टम हुआ। यहाँ पर याद रखिए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारे पास जो प्री गैंग्लियनिक हैं, जो पी फॉर पैरा, पी फॉर प्री गैंग्लियनिक आर लॉन्ग। इसमें यहाँ पर प्री गैंग्लियनिक क्यों लॉन्ग होते हैं? यहाँ पर इसलिए लॉन्ग होते हैं कि यहाँ पर जो फाइबर्स निकलने हैं प्री गैंग्लियनिक के, ये कहाँ पर जाएंगे? ये गैंग्लिया को जाएंगे। ये उन गैंग्लिया को जाएंगे जो मोस्ट प्रॉबली नियर होते हैं किसके साथ? ऑर्गन के साथ। तो यहाँ पर प्री गैंग्लियनिक क्या हुए? इसमें पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक लार्ज हुए, जबकि अगर मैं बात करूँ सिंपैथेटिक की, यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम में अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हमारे पास क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सिंपैथेटिक चेन है जिसकी गैंग्लिया है वो नज़दीक ही होते हैं। दे आर नियर टू प्री गैंग्लियनिक फाइबर। जो भी सिंपैथेटिक चेन आ रहा है, लाइक हमारे पास सीलिक गैंग्लियन आ रहे हैं, लाइक मेजेंटेरिक गैंग्लिया आ रहे हैं, ये सारे हमारे पास नियर टू प्री गैंग्लियनिक फाइबर हैं। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक फाइबर में नियर होते हैं तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर, तो इसी की वजह से हमारे प्री गैंग्लियनिक शॉर्ट होते हैं, जबकि यहाँ पर जो गैंग्लिया होते हैं वो ऑर्गन के नज़दीक होते हैं, तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक के हमारे पास प्री गैंग्लियनिक फाइबर लार्ज होते हैं। याद रहे पैरासिम्पैथेटिक में बता चुका था कि पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास क्रेनियोसैक्रल सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास क्रेनियोसैक्रल है। क्रेनियम में हमारे पास क्रेनियम नर्व्स आते हैं 3, 7, 9, 10। और सैक्रल की मैं बात करूं तो सैक्रल में हमारे पास आता है S2, S3 एंड S4। ये हमारे पास सैक्रल आते हैं। क्रेनियल में 3, 7, 9, 10 और S2, S3 एंड 4 हमारे पास सैक्रल में आ जाते हैं। ये रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग है। इसमें लॉन्ग प्री गैंग्लियनिक है और इसमें शॉर्ट प्री गैंग्लियनिक है, क्योंकि यहाँ पर गैंग्लियन नज़दीक होते हैं और यहाँ पर गैंग्लियन दूर होते हैं। और किसके नज़दीक होते हैं? इट विल नियर टू द ऑर्गन। अभी सैक्रल की अगर बात की जाए तो सैक्रल S2, S3 एंड S4 ये कहाँ पर सप्लाई करता है? ये हमारे पास रेक्टम की जो स्पिंक्टर्स हैं उधर तक जाता है, और इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर जो हो गया, इसके डेट्रोजल मसल्स जो हैं, और इसके साथ साथ डेट्रोजल मसल और साथ साथ हमारे पास स्पिंक्टर्स जो हैं उधर तक ये जाएगा। देखिए, कंप्लीट कहानी समझते जाएं, कंसेप्चुअल सुनते जाएं तो आपके लिए बहुत इजी होगा। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर तक ये पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर पहुँचा, लेकिन याद रहे कि एक ऑर्गन ऐसा है जिसका नाम है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक का जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है वो डायरेक्ट इधर जाके इनर्वेट करता है। उसके पास पोस्टली गैंग्लियनिक नहीं होता, ये डायरेक्ट जाके उधर इनर्वेट कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक डायरेक्ट ही जाके यहाँ पर इनर्वेट कर देगा, तो ये कंडीशन आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियनिक डायरेक्ट इनर्वेट कर रहा है, और जबकि
जबकि हमारे पास इधर से प्री गैंग्लियनिक आएगा, गैंग्लियन से फिर आगे पोस्ट गैंग्लियनिक जाएगा, फिर नेक्स्ट जाके इनर्वेशन होगी। पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक का हमारे पास जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, जितने भी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली ग्लैंड्स जो हैं, नर्व टर्मिनल्स हो गए, और इसके साथ साथ हमारे पास कार्डियक मायोसाइट्स जो हैं उधर की इनर्वेशन ये करता है। स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, नर्व्स और कार्डियक मायोसाइट्स जितने भी हैं उनकी वहाँ पर क्या करेगा, इनर्वेशन करेगा। और वहाँ पर इनर्वेशन कैसे करेगा, वहाँ पर इनर्वेशन ये करने के बाद देखें, अभी मैंने कोलिनर्जिक जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। वहाँ पर प्री गैंग्लियनिक यहाँ पर जो फाइबर हैं वहाँ पर ये क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, इट विल रिलीज एसिटाइल कोलिन। याद रहे पैरासिम्पैथेटिक में बोथ हमारे पास प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक, इसमें हमारे पास दोनों प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक क्या रिलीज करते हैं, इट विल रिलीज एसिटाइल कोलिन। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखें, हमारे पास प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक बोथ जो निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं, क्या रिलीज हो रहे हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है प्री गैंग्लियन एसिटाइल, इसमें अगरचे इसमें हमारे पास प्री गैंग्लियनिक तो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा, क्या, प्री गैंग्लियनिक तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक हमारे पास एसिटाइल कोलिन नहीं करेगा, इट विल रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन। डिफरेंस पता चल रहा है? यहाँ पर प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक दोनों एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रही हैं। यहाँ पर प्री गैंग्लियनिक तो एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन। हाँ, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्री और पोस्ट दोनों एसिटाइल कोलिन यूज कर रहे हैं, किस में, सिंपैथेटिक में। उसकी एग्जाम्पल क्या है, जब हमारे पास प्री और पोस्ट जाएंगे किसको, स्वेट ग्लैंड को, जब प्री एंड पोस्ट स्वेट ग्लैंड को जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास सिंपैथेटिक में क्या रिलीज होगा, बोथ कंडीशन में हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। याद रहे कि स्वेट ग्लैंड में हमारे पास इनर्वेशन होती है, स्वेट प्री और पोस्ट गैंग्लियनिक हमारे पास इनर्वेशन होती है, स्वेट बोथ की तरफ से क्या होती है, कौन सी इनर्वेशन हो जाती है, कोलिनर्जिक इनर्वेशन हो जाती है हमारे पास स्वेट ग्लैंड को। अभी हमारे पास हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सिनारियो तो पता चल गया कि प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स कौन से हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हमारे पास कौन से हैं, और इनकी कैसे कैसे स्टिमुलेशन हो रही है, कैसे इनके एक्शन हो रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको मैंने सिनारियो बता दी है। अभी आगे जो हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हो रहा है, जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन हो रहा है, ये आगे जिन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, एसिटाइल कोलिन जिस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा उसका नाम है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर और उस रिसेप्टर का नाम है जिस पर एसिटाइल कोलिन एक्ट कर रहा है। नॉरएपिनेफ्रिन जिस पर एक्ट कर रहा है, जिस रिसेप्टर पर नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट कर रहा है उसका नाम है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हर किस पे ये एक्ट करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन जहाँ पर एक्ट कर रहा है वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे, और एसिटाइल कोलिन हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करेगा। तो दिस इज द सिनारियो। अभी हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर कौन कौन से हैं, हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं, वो हम पढ़ते हैं कि एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर की मैं बात कर रहा था। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की अगर बात करें तो हमारे पास इसकी कैटेगरी में दो किस्म के रिसेप्टर आते हैं। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ, आइडिया हो चुका है, लेकिन अभी डिटेल से पढ़ेंगे। एक का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर, एक का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर, और दूसरे का नाम है हमारे पास मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर।
अभी निकोटिनिक रिसेप्टर किसे कहते हैं और मस्कुरिनिक रिसेप्टर किसे कहा जाता है? निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे पास कहाँ पर होंगे? मस्कुरिनिक रिसेप्टर हमारे पास कहाँ पर? निकोटिनिक रिसेप्टर की मैं अगर बात करूँ तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास गेंगलिया पर मौजूद होते हैं। और मस्कुरिनिक रिसेप्टर की मैं अगर बात करूँ, मस्कुरिनिक रिसेप्टर हमारे पास मसल्स में, हमारे पास लाइक हार्ट के SA नोड या AV नोड में, SA नोड या हार्ट के जो AV नोड है, या हमारे पास पोस्ट हार्ट के SA नोड AV नोड, या हमारे पास पोस्ट गेंगलियोनिक टर्मिनल्स पर होते हैं। तो ये सारे हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मस्कुरिनिक रिसेप्टर में। और निकोटिनिक रिसेप्टर में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली निकोटिनिक हमारे पास कहाँ जाते हैं? गेंगलिया में मौजूद होते हैं। याद रहे, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, दीज निकोटिनिक रिसेप्टर आर लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर। लाइगेंड गेटेड का रिसेप्टर का मतलब ये है कि ये इसमें एक चैनल होता है, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम चैनल। इसमें सोडियम पोटेशियम चैनल मौजूद होता है लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर में। और जबकि मस्कुलिन रिसेप्टर की मैं अगर बात करूं तो इसमें जो चैनल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है G प्रोटीन कपल कॉम्प्लेक्स। इसमें हमारे पास G प्रोटीन कपल्ड कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, जबकि हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर में लाइगेंड गेंगलिया होता है और वहाँ पर गेटेड चैनल होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल मौजूद होता है। तो ये अभी मैं रिसेप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका है, रिसेप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट पता चल गया है। अभी आगे हम जो रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कुरिनिक रिसेप्टर, फिर आगे हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आगे उन फर्दर रिसेप्टर्स की हम लोकेशन मालूम करते हैं कि बाकी जो रिसेप्टर्स हैं लाइक अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, अल्फ़ा 1। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं अल्फ़ा 1 से। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होता है? अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की अगर मैं बात करूँ, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर हमारे पास वेस्कुलर या जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, वेस्कुलर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कहाँ पर होगा? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में होगा। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर याद करते जाएं, डायरेक्ट सुनते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। वेस्कुलर स्मूथ मसल में हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, ये अल्फ़ा 1 सिस्टम जो होता है, इसकी स्टिमुलेशन कौन से सिस्टम से होगी? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से होगी। तो आप मुझे बताएं, जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम इसे स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? तो इसे स्टिमुलेट जो ही करेगा, यहाँ पर अल्फा सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम में पोस्ट गिलियानिक फाइबर कौन से थे? नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर कौन से रिसेप्टर इस पर अटैच होगा? इस पर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अटैच होगा। तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से नॉरएपिनेफ्रिन ने इसे स्टिमुलेट किया, इसके वेस्कुलर स्मूथ मसल को स्टिमुलेट किया। तो जो ही ये स्टिमुलेट हुआ, क्या होगा? इट विल लीड्स टू वेसो कंस्ट्रिक्शन। ये हमारे पास क्या काज करेगा? ये हमारे पास वेसल की कंस्ट्रिक्शन काज करेगा। नंबर फर्स्ट, वेस्कुलर स्मूथ मसल में क्या काज करता है? अल्फा 1 रिसेप्टर वेसो कंस्ट्रिक्शन काज करता है। नंबर टू की मैं अगर बात करूं तो ये ही रिसेप्टर हमारे पास, अल्फा रिसेप्टर हमारे पास प्यूपल में मौजूद होते हैं, प्यूपल मसल्स ऑफ इरिस। इरिस के जो मसल्स होते हैं और पीपल के जो मसल्स होते हैं, वहाँ पर ये अल्फा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये जब एक्टिवेट होंगे सिंपैथेटिक सिस्टम से, बताते जाएं, प्यूपल के मसल्स को एक्टिवेट किया, सॉरी प्यूपल नहीं, यहाँ पर रेडियल मसल्स ऑफ इरिस, इसने रेडियल मसल को एक्टिवेट किया। रेडियल मसल एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा? उसके साथ हमारे पास प्यूपिल डायलेशन होगी। कहानी की समझ आ रही है कि नहीं? प्यूपिल डायलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि इसने प्यूपिल रेडियल मसल को एक्टिवेट किया। रेडियल मसल क्या होंगे? रेडियल मसल कंट्रैक्ट होंगे। हमारे पास रेडियल मसल जो है, रेडियल मसल हमारे पास कंस्ट्रिक्ट होंगे। जो ही रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट हुए, इरिस को कंस्ट्रिक्शन हुई और प्यूपिल की डायलेशन हुई। इस कंडीशन का नाम है मेड्रियासिस होगी। नंबर थर्ड, तो रेडियल मसल्स, तो याद रहे
याद रहे ये जो प्यूपल डायलेट हो रहे हैं, रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, रेडियल मसल को एक्टिवेट हो रहा है, प्यूपल डायलेट हो रहे हैं, रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट हुए, रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट हुए, सीलरी मसल जो मौजूद हैं वो क्या हुए, सीलरी मसल्स हमारे पास रिलैक्स हुए, सीलरी मसल रिलैक्स, रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट, प्यूपल हमारे पास डायलेट, उस कंडीशन का नाम मिड्रियासिस है। सही है, समझ आ रही है कि नहीं। नंबर थर्ड की मैं अगर बात करूं तो ये हमारे पास ब्लेडर होता है, उस ब्लेडर में भी ये मौजूद है। ब्लेडर में क्या करता है, ब्लेडर में अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट हुआ है, अल्फा रिसेप्टर हमारे पास क्या करेगा, अल्फा रिसेप्टर हमारे पास डिक्रीज करेगा, इट विल डिक्रीज यूरिनेशन, डिक्रीज करेगा यूरिनेशन को, स्पिंक्टर की कंस्ट्रिक्शन करेगा और यूरिनरी स्पिंक्टर जो है हमारे पास क्या होंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जो ही यूरिनरी स्पिंक्टर हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हुए हैं तो ब्लेडर की कंस्ट्रिक्शन हुई है और वहाँ पर यूरिनेशन हमारे पास कम होगी। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप सुनते जाएं। ये हमारे पास एक छोटा सा बाबा जी है, सही। छोटे से बाबा जी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ही एक्टिवेट हुआ है, इसके वेसल्स में क्या है, वेस्कुलर स्मूथ मसल है, वहाँ पर अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर उसके एक्टिवेट हुआ, उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, वेजो कंस्ट्रिक्शन से उसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सही है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसका क्या हुआ, उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से हमारे पास इंक्रीज हुआ उसका ब्लड प्रेशर, नंबर 1। नंबर 2, उस बाबा जी की हमारे पास आंखें भी है, आंखें में क्या हुआ है, उसके आंखें में अल्फा रिसेप्टर हैं, अल्फा रिसेप्टर उसके क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के साथ रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट होता है, रेडियल मसल क्या हुआ, रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट हुआ, प्यूपिल उसके डायलेट हुए और सीरी मसल रिलैक्स हुए, इसके ऑपोजिट एंटागोनिस्ट में। नंबर 3, अगर उसकी ब्लेडर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर उसका ब्लेडर मौजूद है। ब्लेडर में क्या होता है, स्पिंक्टर होता है और स्पिंक्टर हमारे पास उसका कंस्ट्रिक्ट हुआ, अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट, स्पिंक्टर उसका क्या हुआ, कंस्ट्रिक्ट हुए, स्पिंक्टर कंस्ट्रिक्ट हुए तो उसकी यूरिनेशन हमारे पास, यूरिनेशन कम हुई। समझ आ रही है कि नहीं, यूरिनेशन इसकी यहाँ पर कम हुई। तो अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल में होंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पास रेडियल मसल ऑफ द एरिस में होंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पास ब्लेडर में होंगे। ये लोकेशन आप याद रखें। आगे हम पढ़ते हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, कि अल्फा 2 रिसेप्टर का एक्शन क्या है, वो आपने याद नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है। अल्फा 1 रिसेप्टर मैं बता चुका हूँ कि ये बस मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पास क्या थे, अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेटरी थे, वो क्या कर रहे थे, स्टिमुलेशन। अल्फा 1 रिसेप्टर के जितने भी एक्शन थे वो हमारे पास स्टिमुलेशन थे, वो सब के साथ हमारे पास स्टिमुलेशन कर रहे थे। लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर, ये आप नोट कर लेना है, अल्फा 2 रिसेप्टर इज़ इनहिबिटरी, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इनहिबिशन करते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर रिलीज़ हुआ, ये हमारे पास क्या करता है, अल्फा 2 रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल, नंबर 1, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक, ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक नॉब है, टर्मिनल नॉब है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जहाँ पर नॉर इपिनेफ्रीन रिलीज़ होना है जहाँ से, तो वहाँ पर क्या करता है, इट विल इनहिबिट नॉर इपिनेफ्रीन रिलीज। नॉर इपिनेफ्रीन के रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, कम करता है। इनहिबिट हुआ नॉर इपिनेफ्रीन रिलीज तो सेकंड मैसेंजर में हमारे पास क्या कम होगा, साइक्लिक एएमपी कम होगा। साइक्लिक एएमपी कम है, आगे रिस्पॉन्स कम हो, तो इस तरीके से इट विल इनहिबिट नॉर इपिनेफ्रीन रिलीज और आगे हमारे पास ये कम करेगा, राइट। नंबर 2, इसके साथ अगर ये हमारे पास ये ही रिसेप्टर हमारे पास, तो यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन में ये रिसेप्टर हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, पेंक्रियास में मौजूद है। पेंक्रियास में हमें पता है कि पेंक्रियास में एक पढ़ा था हमने, एक सेल है उसका नाम है बीटा सेल। पेंक्रियास पे बीटा सेल के ऊपर ये ऊपर मौजूद है, जब यूँ मौजूद है तो ये बीटा सेल पे क्या करता है, इट विल इनहिबिट रिलीज ऑफ व्हाट, ये हमारे पास कम करता है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन का रिलीज भी हमारे पास क्या कर देता है, कम कर देता है। नंबर 3,
जीआईटी की मैं अगर बात करूं, जीआई ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, तो वहाँ पर ये हमारे पास क्या करता है, इट विल इनहिबिट व्हाट, इट विल इनहिबिट सिक्रीशन। ये वहाँ सब कुछ इनहिबिट कर रहा है यार, देखते जाओ जो भी काम है इस आरबी2 रिसेप्टर के, ये सारे ख़त्म हो रहे, इनहिबिट कर रहे हैं। नंबर 4, ये हमारे पास फैट सेल्स हैं, लिपोसाइट सेल्स। फैट सेल पे जाएगा तो वहाँ पर भी ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा व्हाट, लिपोलाइसिस। फैट सेल की ब्रेकडाउन को भी ये इनहिबिट करेगा। नंबर 5, प्लेटलेट्स में जाके, वहाँ पर प्लेटलेट्स में जाके साथ साथ प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही है, और जो एग्रीगेशन को तो प्रमोट कर रहा है, एग्रीमेशन को तो सही है प्रमोट कर रहा है, लेकिन क्या उसके साथ किस तरीके से प्रमोट कर रहा है बताऊं, वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वेस्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर से आ रहे हैं, उनकी फंक्शन को भी क्या करेगा, रिलीज को भी इनहिबिट करेगा। तो कितनी अच्छी कहानी है अल्फा 2 रिसेप्टर की, कि जितने भी फंक्शन हैं अल्फा 2 के वो हमारे पास इनहिबिटरी हैं, जितने भी फंक्शन थे अल्फा 1 के वो हमारे पास स्टिमुलेटरी थे। यहाँ पर सब के सब फंक्शन हमारे पास इनहिबिटरी हैं। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट रिसेप्टर आता है अल्फा 2 के बाद, जो हमारे पास नेक्स्ट रिसेप्टर है वो उसका नाम है बीटा 1 रिसेप्टर। अच्छा, अभी बीटा 1 रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि बीटा 1 रिसेप्टर क्या करता है। अल्फा 2 हमारे पास कंप्लीट एंड कंप्लीट, अल्फा 2 जो था हमारे पास क्या था, अल्फा 2 इनहिबिटरी था। बीटा 1 जो है कंप्लीट एंड कंप्लीट हमारे पास स्टिमुलेटरी है। स्टिमुलेटरी का मतलब क्या है, ये सारे एक्शन को वो इनहिबिट कर रहा था, ये एक्टिवेट करे, कहाँ कहाँ पर ये एक्टिवेट करेगा, ये जहाँ पर लोकेशन आप नोट करते जाएं, ये कहाँ पर एक्टिवेट करता है, ऐसे नोड, अगर हमारे पास एसओ नोड हो तो वहाँ पर ये मौजूद है, ये हमारे पास एवी नोड हो तो वहाँ पर ये मौजूद है, ये कार्डिक के जो सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स, कार्डिक के सेल पर भी हमारे पास मौजूद है। नंबर 2, हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास कहाँ मौजूद है, किडनी में मौजूद है। तो यहाँ पर क्या करता है, कार्डिक में तो जाएगा, तो बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास मौजूद है, सेनोड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा। जब ऐसे नोड आपका एक्टिवेट हुआ, नंबर 1 पे क्या होगा, नंबर 1, इट विल इंक्रीज हार्ट रेट। हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो इसे हम अपनी फिजियोलॉजिकल ज़ुबान में कहते हैं कि इट है पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट करता है। इसके इफ़ेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, ये इंक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट को, और इसके इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्रोनोट्रॉफिक। क्रोनो में आर आता है, आर हार्ट रेट में आता है, तो इसे कहते हैं क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट। जब इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट हो रहा है। नंबर टू ये हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मायोकार्डियल के जितने भी सेल्स हैं, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी को हमारे पास ही क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल ज़ुबान में कहते हैं इट है पॉजिटिव आयोनोट्रॉफिक इफेक्ट। हमारे पास आयोनोट्रॉफिक इफेक्ट क्या है, ये पॉजिटिव है, समझ आ रही है, ये इंक्रीज़ कर रहा है मायोकार्डियल एक्टिविटी को, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। और किडनी में ये हमारे पास क्या करेगा, किडनी में हमारे पास नंबर 3, इट विल इंक्रीज, यहाँ पर हार्ट में इट विल इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। ये हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी जो है, डीपोलराइजेशन पावर जो है वो इंक्रीज करेगा हार्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉफिक इफेक्ट। तो कितने सारे इफ़ेक्ट इसने प्रोड्यूस कर दिए, वो सारे के सारे इसके स्टिमुलेटरी थे, किसके, बीटा 1 के, जो हमारे पास हार्ट में और किडनी में मौजूद है। किडनी में क्या करेगा, किडनी में जाएगा और वहाँ पर रीनल सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और उधर रीनल सेल को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर हमारे पास क्या सीक्रेट करवाएगा, वहाँ पर हमारे पास रेनिन रिलीज़ करवाएगा। देखिए, रेनिन रिलीज़ हुआ है, रेनिल हमारे पास आगे एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजन 2, और उसकी वजह से हमारे पास आखिर लास्ट जो प्रोडक्ट है वो एंजियोटेंसिनोजन 2 है, वो बनेगा, और वो फिर हमारे पास कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, और वेसल की कंस्ट्रिक्शन काज करने के बाद हमारे पास क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा ब्लड प्रेशर को।
तो यहाँ पर बीटा 1 रिसेप्टर आपको पता होना चाहिए कि बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेटरी रिसेप्टर हैं जो एस ए नोड, ए वी नोड और कंडक्टिव कार्डिक सेल में है और किडनी में भी मौजूद है। कार्डिक सेल इस नोड में हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट, इंक्रीज मायोकार्डियल आइनोट्रॉफिक और इंक्रीज कंडक्टिव पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉफिक, इंक्रीज रिलीज एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक करता है और यह हमारे पास कंस्ट्रिक्ट करता है वेसल्स को और इसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर को हमारे पास इंक्रीज कर। तो दिस इज ऑल अबाउट बीटा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 पढ़ चुके हैं, अल्फा 2 पढ़ चुके हैं। बीटा 1, अल्फा 1 स्टिमुलेटरी था, बीटा 1 स्टिमुलेटरी है। अल्फा 2 इनहिबिटरी था, बीटा 2 क्या होगा? इनहिबिटरी होगा? नहीं, बीटा 2 इनहिबिटरी नहीं है, बीटा 2 मिक्स्ड है। बीटा 2 हमारे पास क्या है? बीटा 2 मिक्स्ड है। बीटा 2 की बात करें तो बीटा 2 हमारे पास क्या है? मिक्स्ड है। ये हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेटरी भी है, बीटा 2 रिसेप्टर हमारे पास स्टिमुलेटरी भी है और इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए ये हमारे पास इनहिबिटरी भी है। अभी कहाँ पर स्टिमुलेटरी है और कहाँ पर इनहिबिटरी है? सिर्फ एक जगह पर ये स्टिमुलेटरी है। ये पेंक्रियास में हमारे पास एक सेल्स हैं, उसका नाम है अल्फ़ा सेल। अल्फ़ा सेल क्या सीक्रेट करते हैं? अल्फ़ा सेल याद रहे हमारे पास एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन। तो ये ग्लूकागॉन को इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा करता है कौन? हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर अगर यहाँ पर एक्टिवेट होगा तो बीटा 2 रिसेप्टर ग्लूकागॉन की रिलीज़ को क्या कर देगा? ज़्यादा कर देगा। इनहिबिटरी इफ़ेक्ट की मैं अगर बात करूँ तो इनहिबिटरी से कौन कौन से इफ़ेक्ट जो हैं वहाँ पर ये क्या कर देता है? ये हमारे पास इनहिबिशन करता है। और इसकी अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट ये हमारे पास क्या करता है? वेस्कुलर स्मूथ मसल जो हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल जितने भी हैं हमारे पास, वेस्कुलर के जितने भी स्मूथ मसल हैं उनकी कंट्रैक्शन को हमारे पास कम करता है। उनकी कंट्रैक्शन को कम करता है तो हमारे पास वेसल्स में क्या करेगा? इट विल लीड्स टू वेजो डायलेशन। ये हमारे पास क्या कर देगा? वेसल की डायलेशन कर देगा और वेसल्स जो हैं वो इनहिबिटरी की वजह से वेजो डायलेशन हो जाएगी। समझ आ रही है? तो यहाँ पर नेक्स्ट जो मसल्स हैं जहाँ पर ये इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म कर रहा है बीटा 2 रिसेप्टर अगर हमारे पास GIT में मसल में मौजूद है तो GIT के मसल को कंट्रैक्ट नहीं करेगा, इट विल रिलैक्स GIT मसल्स। जितने भी GIT के मसल्स हैं वहाँ पर ये क्या कर देगा? रिलैक्स कर देगा। नंबर थ्री अगर मैं बात करूँ तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल की अगर बात की जाए तो जितने भी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पर ये क्या करेगा? इट विल लीड्स टू ब्रोंकियो डायलेशन। ये हमारे पास ब्रोंकियो डायलेशन काज कर देगा। समझ आ रही है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल में ये ब्रोंकियो डायलेशन काज करेगा। वहाँ पर भी इसका एक्शन क्या है? इनहिबिटरी है। वहाँ पर कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर हमारे पास क्या कर रहा है? कंट्रैक्ट नहीं कर, वहाँ पर ब्रोंकियल मसल जितने भी रिलैक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्रोंकियो डायलेशन हो रही है। नंबर 4 अगर ये यूटेरस की मैं बात की जाए तो यूटेरस में जाके भी यहाँ पर मसल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा और रिलैक्स करने से वहाँ पर यूटेरस की हमारे पास रिलैक्सेशन काज कर। नंबर 5 हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर जो है, उस यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल है उसका नाम है डेट्रोसर मसल को क्या करेगा? कंट्रैक्ट नहीं करेगा, वहाँ पर इनहिबिट करेगा। ये सारे इनहिबिट कर रहे हैं इन एक्शन को, वहाँ पर यहाँ पर इसको रिलैक्स करेगा और इनहिबिटरी एक्शन होने की वजह से वहाँ से हमारे पास यूरिनेशन पास हो जाएगी। समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास बीटा 2 हमारे पास क्या करता है? इस तरीके से हमारे पास भी देखिए यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर था वो क्या था? वो हमारे पास स्टिमुलेटरी था और वो स्टिमुलेटरी से स्फिंक्टर को क्या कर रहा था? कंट्रैक्ट कर रहा था और वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो ये जो एक्शन है कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। बीटा 2 जो है ये ऑपोजिट है अल्फ़ा 1 के।
समझ आ रही है कि नहीं? यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टिमुलेटरी एक्शन होते हैं और कुछ नॉन स्टिमुलेटरी एक्शन होते हैं। स्टिमुलेटरी में हमारे पास अल्फा सेल्स हैं, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देता है ग्लूकागॉन को। और इनहिबिटरी में हमारे पास वेस्कर स्मूथ मसल, विजुअलाइजेशन, जीआईटी, रिलैक्स स्मूथ मसल और सारी कंडीशन हमारे पास कर ली। अभी तक हमने क्या पढ़ ली? एएनएस के बारे में पढ़ लिया है, हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ लिया है, हमने प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया है, एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं वो पढ़ लिए हैं, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पढ़ लिए हैं थोड़े बहुत, और मस्कुरिनिक रिसेप्टर थोड़ा आइडिया पड़ा है, और लोकेशन ऑफ रिसेप्टर जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 हमने डिटेल से पढ़ लिया है। और याद रहे कि ये सारे रिसेप्टर आपने कंप्लीट याद कर लेने हैं, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे जब स्टिमुलेशन होगी इनकी, और इनके स्टिमुलेशन के साथ आगे जो एक्शन परफॉर्म ये कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रिसेप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हम सेकंड मैसेंजर सिस्टम पढ़ते हैं और मस्कुलिनिक रिसेप्टर फिर पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम कंप्लीट पैरासिम्पैथेटिक जो रिस्पॉन्स बॉडी में शो हो रहा है, कोलिनोमाइमेटिक रिस्पॉन्स जो हो रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।